बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हाथ से अचानक नहीं हुआ करते। यानी कोई बहुत बड़ा इवेंट अगर हो ना दुनिया के अंदर या कहीं पर भी कोई बहुत बड़ा इवेंट हो तो वो अचानक से नहीं होता, उसके पीछे असल में एक पूरा चेन रिएक्शन होता है। एक इवेंट्स की सीरीज होती है जो कि होते 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 आखिर तक उस बड़े इवेंट तक सिचुएशन को पहुंचा देती है। अगर आप रशिया और यूक्रेन की जंग भी देखें तो ये अचानक से नहीं हुई थी। इसके पीछे बहुत सारे इवेंट्स थे जो कि खामोशी के साथ हो रहे थे, लेकिन अगर क्लोजली उन इवेंट्स को देखा जाए तो वो जंग की तरफ ही जा रहे थे और आखिर में जंग ही हुई है। आज से अगर आप 2 साल पहले 2021 में देखें तो यही ज़ेलेंस्की साहब जो कि मस्खरे हुआ करते थे, कॉमेडी एक्टर थे यूक्रेन के अंदर, और एक बड़ा मशहूर इनका ड्रामा चलता था मिस्टर प्रेसिडेंट के नाम से, और उसमें ये प्रेसिडेंट बने हुए होते हैं यूक्रेन के। उसके बाद ये उस पॉपुलरिटी को कैश कराते हुए रियल में पॉलिटिक्स में आ गए थे और मस्खरे को यूक्रेन के लोगों ने इलेक्ट किया था। अब मस्खरे से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसकी कोई पीछे से पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही ना हो या जिसने कुछ सीखा ही ना हो, कभी फॉरेन पॉलिसी क्या होती है तो डिफेंस पॉलिसी क्या होती है। अचानक से ये शोबिस से आ गया पॉलिटिक्स के अंदर। अच्छा, कभी कभी तो यूँ लगता है कि इसको इंस्टॉल किया गया था डीप स्टेट्स की जानिब से, हो सकता है कि इसको इंस्टॉल किया गया, और कभी कभी तो यूँ भी लगता है। इसकी अगर आप पॉलिसीज़ देखें, आते ही इसने बिला वजह का जोर देना शुरू किया था कि यूक्रेन को नेटो के अंदर होना चाहिए। बिला वजह का इसने पंगा लेना शुरू किया। उसके बाद 2021 में जंग से सिर्फ कुछ महीने पहले तक भी इन्होंने कहना शुरू किया कि क्रीमिया जो है ना वो मैं वापस लूँगा रशिया से। ये बाकायदा उसने कहना शुरू किया और वेस्ट के अंदर जहाँ जाता था ना तो कहता था कि मेरी सपोर्ट करें, क्रीमिया मुझे वापस दिलाएं। इससे पहले कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी टेंशन्स नहीं थी रशिया और यूक्रेन के दरमियान, लेकिन ज़ेलेंस्की जब से आया तो मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। अगर आप उस वक्त का अल जज़ीरा देखें तो इन्होंने रिपोर्ट किया था 2021 में कि यूक्रेन्स प्रेसिडेंट प्लेजेस टू रिटर्न रशिया एनेक्स्ड क्रीमिया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अर्जेस द इंटरनेशनल फोरम टू बैक कीव इन इट्स बिड टू ओवरटर्न द 2014 सीजर ऑफ ब्लैक सी पेनिनसुला। ये कहता फिर रहा था, विल दिखा रहा था कि मैं एनेक्स करूंगा, दोबारा से लूंगा क्रीमिया, फॉलोड बाय कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट। ये जाकर मुख्तलिफ मुल्कों में प्रॉपर कैंपेनिंग कर रहा था, मुझे नेटो में शामिल करें, मेरी हेल्प करें और रशिया से मेरे इलाके वापस दिलाने में आप मुझे हेल्प करें। यानी विल भी था और उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए कैपेबिलिटी बढ़ाने पे भी काम कर रहा था। 2021 में ही अमेरिकन ने कहा था इनको, बाइडेन का आपको एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ 2021 का, ये जंग से पहले का है। फ्रांस 24 ने रिपोर्ट किया था कि बाइडेन प्रोमिसेस यूएस सपोर्ट अगेंस्ट रशियन एग्रेशन इन मीटिंग विद यूक्रेन ज़ेलेंस्की। ये सितंबर 2021 की मीटिंग है। याद रखें कि जंग फरवरी 2022 में शुरू हुई थी। प्रेसिडेंट जो बाइडेन assured Ukraine's leader Vladimir Zelensky on Wednesday that the United States opposes Russian aggression, but he showed no sign of moving on request to open NATO to the Eastern European country. क्लियरली हालात जंग की तरफ ही जा रहे थे। नेटो का कवर लेने की कोशिश कर रहा था, वेस्ट वालों की हिमायत लेने की कोशिश कर रहा था, लड़ने के मूड में था ज़ेलेंस्की। और उसका फिर आखिरी रिजल्ट ये निकला कि रशियंस घुस के आ गए और रशियंस ने कहा कि अगर यूक्रेन नेटो के अंदर चला गया तो नेटो हमारे बॉर्डर्स पर आ जाएगा, ये हम होने नहीं देंगे। और फिर ये जंग स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर अहले नज़र के लिए, सोचने वाले लोगों के लिए बहुत सारी निशानियाँ हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारी निशानियाँ, ख़ासतौर पर इंडिया के लिए। इंडिया के अंदर भी ज़ेलेंस्की टाइप का एक बंदा पीएम बन के बैठा हुआ है काफ़ी अरसे से लेके, और उसने अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए कुछ ऐसे ही डिसीशंस लिए हुए हैं जो कि ज़ेलेंस्की लेता रहता था। मिसाल के तौर पर चाइना के साथ जो रिलेशंस थे मोदी के आने से पहले ज़बरदस्त थे, इंडिया और चाइना टाइस, कोई डोकलाम नहीं हुआ था, कोई वहाँ पर गलवान नहीं था, ट्रेड बढ़ रहा था और दोनों के दरमियान दोस्ती बढ़ रही थी।
मतलब सारा गुडी गुडी चल रहा था। इसके आने के बाद डोकलाम भी हो गया, इसके आने के बाद ये गलवान भी हो गया, इसके आने के बाद लाखों की तादाद में फौजें भी उधर आए। ये सारा का सारा असल में इसने वही किया है जो कि ज़ेलेंस्की वहाँ पे कर रहा था रशिया के खिलाफ। अब एंड रिजल्ट वहाँ पर देखें ज़ेलेंस्की के लिए ये निकला है कि आखिर में उसने ये कहना शुरू किया है कि भाई मैं इलेक्शन नहीं करवाऊंगा, यहाँ पर यूक्रेन के अंदर इलेक्शंस नहीं करवाऊंगा। ज़ेलेंस्की ने अनाउंस कर दिया है और उसका रीज़न वो ये दे रहा है, कह रहा है कि पैसे नहीं है, अगर वेस्ट वाले मुझे पैसे देंगे तो ही मैं कुछ सोच सकता हूं, अदरवाइज मैं इलेक्शंस नहीं करवा सकता। तास न्यूज एजेंसी रशिया की कह रही है कि ज़ेलेंस्की डज नॉट प्लान टू होल्ड इलेक्शंस इन टाइम ऑफ वॉर, सेज एडवाइजर। When speaking about the main obstacles to holding the elections, Mikhail Podolyak mentioned a lack of funds, difficulties in organizing an election campaign, and a vote among troops involved in combat, as well as the impossibility to promptly re-register votes. इन्होंने कहा है ज़ेलेंस्की ने कि पैसे आपके जारी रहने चाहिए, अगर पैसे आप बंद करेंगे तो फिर तो बिल्कुल ही भूल जाएं, बाकी तो एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं वो तो हल हो सकते हैं। ये जो भी बता रहे हैं ना कि दोबारा वोट्स जो है वो रजिस्टर करवाने, वो उसमें कोई मसला नहीं है, वो हो सकते हैं। सिविल जो सर्वेंट्स हैं उनको यूज़ करके ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सकते हैं, लेकिन मेन मसला पैसों का है। पैसे बाहर से इनको अरेंज करने पड़ते हैं क्योंकि इकोनॉमी जंग की वजह से तबाह हो चुकी है, कोलैप्स हो चुकी है। तो अब आखिर में यहाँ तक मसला आ गया है कि वहाँ की डेमोक्रेसी के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। मुमकिन है कि ज़ेलेंस्की की जगह पे कोई और अगर वहाँ पर लीडर इलेक्शंस के नतीजे में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के नतीजे में इलेक्ट होके आता है तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल को ज़ेलेंस्की से हट के अलग से एक लाइन अडॉप्ट करे फॉरेन पॉलिसी के अंदर और जंग की बजाय रशिया से टॉक्स को वो अहमियत दे। लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि ज़ेलेंस्की को एट द एंड ऑफ द डे क्या मिला है। आप देखें कि अमेरिकन का जो ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पे टेंशंस क्रिएट हो, तो वो तो ऑब्जेक्टिव हासिल हो गया। अब देखें कि रशिया और चाइना दोनों मिलके दुनिया के अंदर खेल रहे थे, अभी भी ऐसा ही है, दोनों का जो ग्लोबल ऑर्डर है वो मुश्तरका है, लेकिन कम से कम रशियंस तो इंगेज हो गए ना एक फ्रंट के ऊपर। तो अमेरिकन को फिर टाइम मिला है कि वो सिर्फ चाइना के ऊपर फोकस करें और सिर्फ उसी को कंटेन करने की कोशिश करें, बाकी यहाँ पर मिलिट्री जो उनकी है एड, उनके जरिए वो रशिया को यहाँ पर इंगेज करके बैठे हुए हैं। तो अमेरिका को इन अ वे थोड़ा सा टाइम मिला है, थोड़ी सी स्पेस मिली है इस जंग के नतीजे में, वरना दोनों जब मिलके पॉलिसीज बना रहे थे तो उसको काउंटर करना अमेरिकन के लिए वैसे ही मुश्किल था। लेकिन यूक्रेन वालों को क्या मिला है इस सारे फड्डे के अंदर, उनको क्या मिला है, उनको कुछ भी नहीं मिला। और यहाँ से फिर इंडिया के अंदर भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं मौजूदा, उनको सीखना चाहिए कि चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ आप ये जो बुरे ताल्लुकात रख के और काफ़ी अरसे से चल रहे हैं, इसमें वेस्ट वाले या जो चाइना के अपोनेंट्स हैं वो आपको इनकरेज तो करेंगे कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, ज़रा कदम बढ़ाओ, जाओ उधर और लड़ो इनसे, लेकिन इसका अल्टीमेटली नुकसान जो होता है ना सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही होता है, उस मुल्क को अपने आप को ही होता है, ख़ास तौर पर तब जब आपके पास कैपेबिलिटीज़ ना हो और आप मुकम्मल तौर पर रिलाय कर रहे हो एक्सटर्नल जो असिस्टेंस है उसके ऊपर। इंडिया का भी तो कुछ यही सूरत हाल है ना, उनकी आर्मी इंपोर्ट ओरिएंटेड आर्मी है, उनके वेपन्स ज़्यादातर बाहर से ही आ रहे होते हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इनकी जो मौजूदा पाकिस्तान या चाइना के खिलाफ उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, क्या वो सेंस उसमें कुछ है? इस तरह झगड़े लड़ाई वाली जो पॉलिसीज़ है उसमें कोई सेंस आपको नज़र आता है? अगर जंग छिड़ जाए कल तो इंडिया की तो वही सूरत हाल होनी है जो कि यूक्रेन की सूरत हाल है इस वक्त। अच्छा, बाय द वे आखिर में आपको ये भी बता दूँ कि ये टू फ्रंट वॉर की बातें करते रहते हैं इंडियन डिफेंस एनालिस्ट, लेकिन इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो चाइना के अंदर शाहीन एक्स एक्सरसाइजेज हो रही हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की और PLA की। तो बेसिकली ये टू फ्रंट वॉर अब सिंगल फ्रंट में कन्वर्ट हो चुकी है और इस तरह की एक्सरसाइजेज बेसिकली सिग्नलिंग है इंडिया के लिए कि मुस्तकबिल में उनकी लड़ाई किसी एक फरीक के साथ नहीं होगी LAC के ऊपर, बल्कि LAC और LOC दोनों एक साथ उनके लिए सरदर्द पैदा करने वाली हैं फ्यूचर में।